नमस्कार सभी को। आज हम मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। मेंडल का जो स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम था वो मेंडल का तीसरा आनुवंशिकता का नियम था और अत्यंत महत्वपूर्ण नियम था। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, मेंडल का यह नियम जो है वो द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। द्विसंकर संकरण मतलब ऐसा संकरण जिसमें संकरण करवाते समय दो लक्षणों की वंशानुगति का एक साथ अध्ययन किया जाता है। दो लक्षणों की वंशानुगति को ध्यान में रखते हुए जब दो पादपों में, पैतृक पादपों में संकरण की क्रिया करवाई जाती है तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के अनुसार यदि दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों यानी कि विरोधाभासी लक्षणों युक्त पादपों को संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी केवल पृथक ही नहीं होते, मतलब अलग अलग ही नहीं होते, अपितु विभिन्न लक्षणों के युग्म विकल्पी या एलील जो होते हैं वो एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं और स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित होते हैं। इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। तो यहाँ मेंडल का तात्पर्य ये है कि जब द्विसंकर संकरण करवाया जाता है दो पैतृक पादपों में, यानी कि दो लक्षणों को एक साथ अध्ययन करते हुए संकरण की क्रिया करवाई जाती है, तो एक लक्षण की जो वंशागति जो होती है वो दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई भी प्रभाव नहीं डालती है। दोनों ही लक्षणों की जो वंशागति होती है वो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती है और पूर्णतः स्वतंत्र रूप से अपना व्यवहार प्रदर्शित करती है। इसलिए इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। इसके उदाहरण के लिए, इसको समझाने के लिए मेंडल ने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने दो पादप लिए। यदि मटर के समयुग्मजी पीले गोलाकार बीज वाले पादप कैपिटल वाई कैपिटल आर जिसके मतलब कि बीज जो थे वो पीले और गोलाकार बीज थे, ये प्रभावी लक्षण है। पीले बीज होना और गोलाकार बीज होना जो है वो प्रभावी लक्षण है। और इस पादप का संकरण मेंडल ने दूसरे हरे और झुर्रीदार बीज वाले जो पादप थे, स्मॉल आर बीज वाले जो पौधे थे उनसे संकरण करवाया। तो इसमें ये जो हरे और झुर्रीदार जो बीज हैं ये अप्रभावी लक्षण है। तो F1PD में मेंडल को सभी पौधे जो हैं वो पीले और गोलाकार प्राप्त हुए जिनकी जीनी संरचना थी कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये प्रयोग उन्होंने किस प्रकार से कराया उसको हम आगे आरेख चित्र की सहायता से हम समझते हैं। ये देखिए, मेंडल ने दो जनक पौधे लिए, द्विसंकर संकरण के लिए दो पैतृक पौधे लिए। उनमें से पहला पैतृक पौधा प्रभावी था, प्रभावी लक्षणों वाला था, यानी कि पीले और गोलाकार बीज वाला था। दूसरा पैतृक पौधा अप्रभावी लक्षणों वाला था, हरे और झुर्रीदार बीज वाला था। तो पहला पैतृक पादप था कैपिटल वाई कैपिटल आर। दूसरा था स्मॉल आर स्मॉल आर। अब इनसे युग्मकों का निर्माण होगा। इनमें संकरण, जब हम संकरण करवाएंगे तो पहले युग्मकों का निर्माण होगा। तो इस वाले पादप से दो युग्मक बनेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर, इस और दूसरा भी कैपिटल वाई कैपिटल आर। और इस वाले जनक पादप से भी दो युग्मक बनेंगे, एक बनेगा स्मॉल आर और दूसरा भी स्मॉल आर। अब युग्मकों में संयोजन की क्रिया होगी, निषेचन की क्रिया होगी। तो निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप इस कैपिटल वाई कैपिटल आर और इस स्मॉल आर के मिलने से बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इस कैपिटल वाई कैपिटल आर और इस स्मॉल आर के मिलने से भी बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इस कैपिटल वाई कैपिटल आर और इस स्मॉल आर के मिलने से भी बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इस कैपिटल वाई कैपिटल आर और इस स्मॉल आर के युग्मकों के संयोजन से भी मिलने से भी बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। मतलब इस जीनी संरचना वाले पादप का निर्माण होगा। तो F1PD हमें प्राप्त होगी और F1PD में हमें जितने भी पादप प्राप्त होंगे उन सभी की जीनी संरचना जो थी वो एक संकर संकरण की तरह ही प्रभावी लक्षणों वाली थी। मतलब F1PD में जितने भी पादप थे वो सभी पादप की जीनी संरचना
कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर थी, और सभी पादप जो थे वो पीले और गोलाकार बीज वाले थे, यानी कि प्रभावी लक्षणों वाले थे। तो एकल संकर संकरण की तरह द्विसंकर संकरण के प्रयोगों में भी मेंडल को ये प्रभाव प्राप्त हुआ कि F1PD में केवल प्रभावी लक्षण जो है वो प्रकट हुए थे और अप्रभावी लक्षण जो है वो F1PD में प्रकट नहीं हुए। अप्रभावी लक्षण जो है वो प्रभावी लक्षणों के प्रभाव से लुप्त हो गए, दब गए। अब मेंडल ने क्या किया, F1PD में स्वपरागण करवाया। F1PD में क्या करवाया, स्वपरागण की क्रिया करवाई। F1PD में स्वपरागण का तात्पर्य होता है कि F1PD के जो पादप होते हैं उनमें आपस में ही दो पादपों में संकरण करवाया जाए। तो F1PD में स्वपरागण करा के मेंडल ने F2PD प्राप्त की। वो किस प्रकार से की, आइए देखते हैं। तो ये F1PD में जो पादप प्राप्त हुआ वो है, और ये पादप जो है वो पीले और गोलाकार बीज वाला है, और इसकी जीनी संरचना जो है वो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर है। और इसका जो संकरण है F2PD प्राप्त करने के लिए, इसका संकरण F1PD के ही दूसरे पादप कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर वाले पादप के साथ में करवाया जाता है, यानी कि F1PD के पादपों में स्वपरागण की क्रिया करवाई जाती है। तो एक कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर पादप से 4 प्रकार के युग्मक बनते हैं। वो 4 प्रकार के युग्मक हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, और चौथा प्रकार का युग्मक होता है स्मॉल वाई स्मॉल आर। यानी कि ये जो दोनों पादप हैं, इन दोनों पादपों से ये 4 तरह के युग्मक जो हैं वो आपस में बनते हैं। अब इन चारों युग्मकों का आपस में संयोजन होता है, निषेचन होता है, जिससे हमें F2PD प्राप्त होती है। इन चारों युग्मकों के आपस में संयोजन की क्रिया को हम चेकर बोर्ड मेथड की सहायता से समझते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीका है समझने का। ये देखिए, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को निरूपण का चेकर बोर्ड मेथड है। इसमें यहाँ पे एक पादप के युग्मकों को रखा गया है और यहाँ पे दूसरे पादप के युग्मकों को रखा गया है, और इनमें संयोजन करवाया जाता है। निषेचन की क्रिया होती है, तो संयोजन के दौरान इनको सीधा हमें जोड़ना है। जैसे उदाहरण के लिए ये कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई कैपिटल आर है, और ये कैपिटल वाई कैपिटल आर है। तो इन दोनों को जब हम संयोजन करवाएंगे तो सीधा ये जुड़ जाएंगे, और इससे बन जाएगा कैपिटल वाई कैपिटल आर। अब इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण भी हम देखते हैं। ये कैपिटल वाई स्मॉल आर है और ये भी कैपिटल वाई स्मॉल आर है। तो इन दोनों को भी आपस में जोड़ते हैं, तो इनके जुड़ने से सीधा जोड़ दिया जाता है, इनको सीधे जुड़ जाते हैं। जैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ। जैसे कैपिटल वाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल वाई स्मॉल आर, तो इनके जुड़ने से कैपिटल वाई स्मॉल आर, मतलब कि इनको दोनों को सीधा जोड़ना है, और पहले एक लक्षण के दोनों कारक आ जाएंगे और फिर दूसरे लक्षण के दोनों कारक आ जाएंगे, तो सीधा जोड़ने की क्रिया करनी है। तो इसी प्रकार से अब ये देखिए, तीसरा जो है स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई कैपिटल आर, इनको आपस में जोड़ते हैं। तो यहाँ देखिए स्मॉल वाई और कैपिटल आर, तो मतलब सीधा इनका जोड़ हो जाता है। अब ये तीसरा उदाहरण देखते हैं हम। इसमें स्मॉल वाई स्मॉल आर, और इसको हमें जोड़ना है स्मॉल वाई स्मॉल आर से। तो यहाँ पे देखिए ये भी सीधा जुड़ जाता है, तो ये होगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। यानी कि चेकर बोर्ड मेथड में दोनों पादपों के जो युग्मक हैं उनको आपस में हमें सीधा संयोजित करना है, सीधा जोड़ना है, और संयोजित करने से हमें टोटल 4, 8, 4, 12, 4, 16, यानी कि टोटल हमें F2PD में 16 पादप हमें प्राप्त होते हैं। तो F2PD में संयोजन के फलस्वरूप, F1PD में स्वपरागण के फलस्वरूप F2PD में हमें टोटल 16 जो पादप जो हैं वो हमें
प्राप्त होते हैं। 16 जीनी संरचना वाले पादप जो हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगा स्वतंत्र अपयूहन के नियम के लिए। ये एक पादप की जीनी संरचना है जो कि है कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। ये एक दूसरे प्रकार का पादप है जिसकी जीनी संरचना है इसकी जीनी संरचना है कैपिटल वाई स्मॉल आर। ये तीसरे प्रकार का पादप है जिसकी जीनी संरचना है स्मॉल वाई कैपिटल आर। और ये चौथे प्रकार का पादप है, उसकी जीनी संरचना है, और ये जीनी संरचना है स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ये हमें यहाँ पे मैं आपको ध्यान में दिलाना चाहूँगा कि ये 4 प्रकार के जो जीनी संरचना वाले जो पादप हैं, इनको समझ के इन पर हम ध्यान देके मेंडल के स्वतंत्र अपयूहन के नियम को समझने का प्रयास करते हैं और निश्चित रूप से हम समझेंगे। अब इसमें देखिए कि पहले ये पादप की जीनी संरचना है, उसमें देखिए इसमें है कैपिटल वाई कैपिटल आर। तो इसका गुण है पीले और गोलाकार बीज, यानी कि एक लक्षण जो है वो बीज का रंग है, वो पीला रंग भी हो सकता है, हरा रंग भी हो सकता है। पीला रंग प्रभावी है, हरा रंग जो है वो अप्रभावी है। और दूसरा लक्षण जो है वो बीज जो हैं वो गोलाकार हैं कि झुर्रीदार हैं। अगर गोलाकार बीज हैं तो वो प्रभावी लक्षण है, झुर्रीदार बीज है तो वो अप्रभावी लक्षण है। तो इसमें देखिए पहले पादप की जीनी संरचना से ये स्पष्ट होता है कि वह पादप पीला और गोलाकार बीज वाला पादप है, यानी कि पीला भी प्रभावी लक्षण है और गोलाकार भी प्रभावी लक्षण है। तो दोनों प्रभावी लक्षण है, यानी कि प्रभावी लक्षण एक साथ है। यहाँ पे देखिए दूसरे पादप की जीनी संरचना को देखते हैं, तो इसमें जीनी संरचना है कैपिटल वाई स्मॉल आर। तो इसमें मतलब कि ये जो पादप जो है ये पीला और झुर्रीदार बीज वाला है, यानी कि इसमें एक लक्षण तो प्रभावी है और दूसरा लक्षण जो है वो अप्रभावी है, यानी कि प्रभावी और अप्रभावी लक्षण जो है वो साथ साथ हैं। तो पीला जो रंग है वो प्रभावी लक्षण हो गया और झुर्रीदार जो है बीज वो अप्रभावी लक्षण हो गया, यानी कि यहाँ पे प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों का एक साथ समावेश हुआ दो अलग अलग लक्षणों में। अब ये तीसरी संरचना देखते हैं, इसमें स्मॉल वाई कैपिटल आर, यानी कि हरे और गोलाकार बीज। हरा रंग जो है वो भी अप्रभावी है, लेकिन गोलाकार जो बीज जो होते हैं वो प्रभावी लक्षण है, यानी कि इसमें अप्रभावी और प्रभावी लक्षणों का आपस में समावेश हुआ है, यानी कि एक लक्षण का तो अप्रभावी गुण आया है और दूसरे लक्षण का प्रभावी गुण आया है। अब चौथे पादप की जीनी संरचना को देखते हैं, इसमें स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो इसकी जीनी संरचना के आधार पर यह पादप होगा हरा और झुर्रीदार। तो हरा रंग जो है वो भी अप्रभावी है और झुर्रीदार जो है वो भी अप्रभावी है, यानी कि अप्रभावी लक्षण जो हैं वो दोनों साथ आए, मतलब दोनों गुणों के अप्रभावी लक्षण जो हैं, अप्रभावी कारक जो हैं वो साथ साथ आए। तो दोबारा से समझते हैं, यहाँ पे दोनों लक्षणों के प्रभावी कारक जो हैं वो साथ में हैं। यहाँ पे पहले लक्षण के प्रभावी कारक और दूसरे लक्षण के अप्रभावी कारक हैं। यहाँ पे पहले लक्षण के अप्रभावी और दूसरे लक्षण के प्रभावी कारक हैं, और यहाँ पे दोनों लक्षणों के अप्रभावी कारक साथ में हैं। तो इन चारों पादपों की जीनी संरचना को देखकर हमें ये समझ में आया, ये स्पष्ट हुआ कि जब दो लक्षणों को साथ में लेके वंशानुगति करवाई जाती है, दो लक्षणों को साथ में लेके जब संकरण की क्रिया करवाई जाती है, तो दोनों लक्षणों की जो वंशानुगति जो होती है वो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, एक दूसरे से प्रभावित नहीं होती, एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती, और दोनों लक्षणों की जो वंशागति होती है वो स्वतंत्र रूप से होती है। प्रभावी के साथ में अप्रभावी कारक भी आ जाते हैं और प्रभावी के साथ में प्रभावी भी आ जाते हैं, अप्रभावी के साथ में अप्रभावी भी आ जाते हैं, और अप्रभावी के साथ में प्रभावी कारक भी आ जाते हैं। कि जरूरी नहीं है कि प्रभावी के साथ में प्रभावी आएंगे और अप्रभावी के साथ में अप्रभावी आएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है
कि जब दो लक्षणों को अध्ययन करते हुए, एक साथ अध्ययन करते हुए वंशानुगति की क्रिया करवाई जाती है, तो दोनों लक्षणों की जो वंशानुगति होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की जो क्रिया होती है, वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। दोनों लक्षण जो होते हैं, उनके कारक जो होते हैं, वो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं और स्वतंत्र रूप से ही अपना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, स्वतंत्र रूप से ही अपव्यूहित होते हैं और जो अगली पीढ़ी के जो F2 पीढ़ी के जो पादप जो होते हैं, उसमें स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो यही मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में लक्षण प्ररूप में 4 प्रकार के अनुपात प्राप्त हुए, 9:3:3:1, और जीन प्ररूप जो अनुपात था उसमें 9 प्रकार के अनुपात यानी कि 9 प्रकार की जीनी संरचना वाले पादप प्राप्त हुए। लक्षण प्ररूप के अनुसार तो 4 प्रकार के पादप प्राप्त हुए F2 पीढ़ी में, और जीन प्ररूप के अनुसार 9 प्रकार के जो पादप हैं वो F2 पीढ़ी में प्राप्त हुए। तो जीन प्ररूप अनुपात था 1:2:2:4:1:2:1:1:2:1। तो लक्षण प्ररूप अनुपात या फिनोटाइप अनुपात जो था F2 पीढ़ी में द्विसंकर संकरण में 9:3:3:1 था, जिसमें 9 पादप पीले और गोलाकार बीज वाले, 3 पादप हरे और गोलाकार बीज वाले, 3 पादप पीले और झुर्रीदार बीज वाले, और 1 पादप जो है वो हरा और झुर्रीदार बीज वाला था। और जीन प्ररूप अनुपात जो था, जीनोटाइप अनुपात जो था, वो था 1:2:2:4:1:2:1:2:1 1:2:1 1 कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर, 2 कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, 2 कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, 4 कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और 1 स्मॉल वाई कैपिटल आर, 2 स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, 1 कैपिटल वाई स्मॉल आर, 2 कैपिटल वाई स्मॉल आर, और लास्ट में 1 स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो इस प्रकार से 9 प्रकार की जीनी संरचना वाले जो पादप थे वो हमें प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से हमने मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।